नमस्कार, न्यूज एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संसद में चल रहे गतिरोध की। मणिपुर को लेकर आज 5वें दिन भी संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जो है वो बना रहा। लोकसभा में सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव के 2 नोटिस दिए गए। एक नोटिस कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया है, जबकि दूसरा नोटिस जो है वो 9 सांसदों वाली बीआरएस के नमा नागेश्वर राव ने दिया। स्पीकर ने गौरव गोगोई के नोटिस को स्वीकार कर लिया और कहा कि सभी दलों से चर्चा करके वो तारीख और समय तय करेंगे। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्पीकर की अनुमति मिलते ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। इसके फौरन बाद स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से इसके समर्थन में खड़े होने को कहा और फिर अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 50 सांसदों का समर्थन देखकर उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। दरअसल लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। उसके पास आज के दिन 301 सांसद हैं। एनडीए के सहयोगी दलों को मिलाकर ये संख्या 325 के आसपास पहुंच जाती है। विपक्ष का मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार के कामकाज पर लोकसभा में उसे सवाल उठाने का मौका मिलेगा, जबकि सरकार ने पलटवार करते हुए कहा है कि 2018 में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद पार्टी के सदस्यों की संख्या 2019 के लोकसभा चुनावों में और बढ़ गई थी। इस बार भी यही होगा। पिछले साल के मुकाबले में विपक्ष ने जो लड़ाई छेड़ी है वह अविश्वास प्रस्ताव की नहीं है, प्रधानमंत्री को सदन में लाने की है। वह प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देने पर मजबूर कर देगा। यही उसकी असल मायने में जीत होगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के मतलब ये नहीं कि किसी को हराना या जिताना है। ये सरकार पे क्यों हमारा अविश्वास है, ये आम लोगों को बताना जरूरी है। हम लोग भी आज अविश्वास तीर्मान दिया था, मगर उसका रूल्स का अनुसार जो है, जो पहले जो टाइमिंग का जो देता होता है, वो टाइमिंग का अनुसार जो है, जो वो लोग जो दिया था, गौरव गोगोई ने दिया था, उसको एक्सेप्ट हुआ है। जरूर जो है ना, जब वो मुद्दा के ऊपर जो डिस्कस कर रहा है तो जरूर जो 9 ईयर्स में जिस तरह से जो है ना गवर्नमेंट फेलियर्स है, ये गवर्नमेंट फेलियर सब हम लोग जो है ना उसको वो मुद्दा उसमें डिस्कस करेगा, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेगा। जिस तरह से जो है ना, अगर आप देखें तो इकानमी के ऊपर डिस्कस करेगा। उसी तरह से जो है ना चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना ने ऑलरेडी जो है ना बहुत तो एरिया हम लोगों को ऑक्यूपाई कर दिया, उसके ऊपर भी डिस्कस करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कस करेगा। पार्लियामेंट का फार्मर्स के इश्यूज के ऊपर जो है ना डिस्कस करेगा। जो 9 ईयर्स में जो इश्यूज फेलियर्स है, ये फेलियर सब हम लोग जो है ना इस पर डिस्कस करेंगे। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है। और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा देंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद अब सबकी नजर गैर एनडीए और गैर इंडिया पार्टियों पर है। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसी गैर एनडीए और गैर इंडिया पार्टियों का लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान क्या रुख रहता है। संसद भवन से राजीव रंजन और आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ज्ञानवापी सर्वे पर लगी रोक कल तक के लिए बढ़ा दी गई है। गुरुवार को 3:30 बजे फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराए जाने के मामले में दाखिल जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका थी, उस पर सुनवाई करते हुए एएसआई के वैज्ञानिक को आज तलब किया। एएसआई की ओर से वैज्ञानिक आलोक त्रिपाठी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि जीपीआर विधि और फोटोग्राफी विधि से कैसे सर्वेक्षण किया जाएगा और साथ ही एएसआई ने वैज्ञानिकों ने बताया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब कल इस मामले पर फिर से सुनवाई जारी रहेगी और फैसला आने तक एएसआई कोई सर्वे नहीं करेगा। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो,
उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है क्या सर? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखा। अभी सुनवाई पर, अभी सर्वे पे रोक है, कल 3:30 बजे तक, कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेंगे। नहीं, देखिए, उनका ये कहना था बेसिकली कि ये स्टेज नहीं है एविडेंस लीड करने की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। कुश्ती संघ के चुनाव अगले महीने तय हो गए। बृजभूषण शरण सिंह अपने 3 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं और ताजा इलेक्टोरल कॉलेज की लिस्ट में उनके बेटे का नाम भी नहीं है, लेकिन उनके दामाद सहित कई करीबी अब भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह दांव पेच लगाकर कुश्ती संघ पर अपनी पकड़ बनाए रखेंगे या अब कुश्ती में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है? हमारे सहयोगी विमल मोहन की रिपोर्ट। इसी साल अक्टूबर में चीन में होने वाले एशियाड के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ट्रायल्स हुए तो कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह नदारद रहे। ये इशारा है टीवी पर अकड़ के साथ पेश आने वाले कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष की विदाई का। मेरे इस्तीफा देने से वो घर चले जाते हैं, आराम से सोते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके बृजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण का नाम नई इलेक्टोरल कॉलेज की लिस्ट में नहीं होना इस बात को पुख्ता कर रहा है कि बृजभूषण को चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत में पटखनी खानी पड़ी है। लेकिन कुश्ती के जानकार कहते हैं कि ये दांव पेच का खेल है और तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। लिस्ट में उसके दामाद को तो मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि उसके दामाद का नाम है। तो बच्चों का कहना था उसमें, तो इलेक्शन के लिए बोला था उन्होंने, वोटिंग लिस्ट के लिए तो नहीं बोला था। किसी का भी आए वोटिंग लिस्ट में तो इलेक्शन वो नहीं लड़ने चाहिए, मतलब उसमें नहीं आने चाहिए एग्जीक्यूटिव में, तो वो आपको 31 को ही कन्फर्म होगा सभी में। वैसे ताजा इलेक्टोरल लिस्ट में दूसरे खेमे के माने जा रहे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के प्रेमचंद लोचाव का भी नाम सामने आया है, जिन्हें लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनका नाम गुजरात से सामने आया है और वो वहां की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य नहीं हैं। चुनाव की लिस्ट आते ही अलग अलग खेमों की रणनीति तेज हो गई है, मगर कई पूर्व खिलाड़ी बृजभूषण शरण के दांव पेच को लेकर फिक्रमंद दिख रहे हैं। 6 बार का सांसद है ऐसा तो मुझे लगता नहीं है अगर दांव पेच ना करें, लेकिन 12 साल से वो थे, उसके बावजूद भी आदमी अड़ा बैठा है, तो कहीं न कहीं कुछ तो उसके मन में है ना। सफाई तभी माने जाएगी रेसलर्स की तरफ से जब जो उन्होंने नाम सुझाए थे उनमें से कोई ना हो, तो समझो सफाई हुई है। अगर उनमें से आगे दामाद हो या दूसरे हों तो भी सफाई नहीं मानी जाएगी। चुनाव की तारीख 12 अगस्त तय की गई है और 31 जुलाई तक नामांकन किया जाना है। बृजभूषण अपने करीबियों के जरिए भी नामांकन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते नजर आ सकते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की ताजा लिस्ट के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के बेटे भी चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि उनकी पकड़ कुश्ती संघ से खत्म हो गई है। उनके कई करीबी और रिश्तेदार अब भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं, यानी पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा की बात करते हैं, जहां पर कई इलाके पहले ही हिंडन नदी में आई बाढ़ से खासे परेशान हैं, तो वहीं आज सुबह हुई तेज बरसात ने नोएडा वालों की मुसीबत को कुछ और बढ़ा दिया। थोड़ी सी राहत ये रही कि नोएडा प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी थी, लेकिन तब तक बच्चे आधे रास्ते स्कूलों के पहुंच चुके थे, तो परिजनों को अच्छी खासी मुसीबत भी झेलनी पड़ी है। नोएडा से हमारे सहयोगी शरद शर्मा और अरविंद उत्तम की रिपोर्ट। बुधवार सुबह की तेज बारिश से नोएडा के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, तो कई जगह पानी भरने की भी खबर आई। ट्रैफिक जाम भी हुआ। नोएडा में बिन बारिश भी पानी बड़ी समस्या बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा के सुतियाना गांव की ये तस्वीरें खूब चर्चा में हैं। ओला कंपनी के यार्ड में खड़ी 350-400 कार पानी में डूब गई। दरअसल ये यार्ड बिल्कुल हिंडन नदी के किनारे पर है। नदी में बाढ़ आने से पानी न सिर्फ यार्ड में भरा, बल्कि दूर तक किसानों की खेती और घरों पर सितम बरपाया।
हमारा कम से कम 2 लाख का नुकसान तो चल ही रहा है इसमें। 45,000 रुपए का तो बीज पड़ा हुआ है गोभी का, चारों गोभी का बीज जो हमने गिरा 45,000 रुपए का लाया। फूल गोभी का? फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली गोभी। किसी ने अभी तक हमारी झोपड़ी नहीं दिखाई है, सभी गाड़ी दिखाते हैं यहाँ पे पूछ के तो सभी। आपकी ये झोपड़ी डूबे हैं? वो कोई नहीं दिखाते हैं, गाड़ियों की दिखाते हैं। हिंडन नदी की बाढ़ से नोएडा के छजारसी कॉलोनी, चोटपुर, बबीता विहार के नदी किनारे बने हुए घरों समेत कई इलाकों में पानी आ गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घर छोड़कर कहीं और चले गए हैं या प्रशासन ने उनको शिफ्ट करवाया है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर लोग सब कुछ जानते हुए भी क्यों डूब क्षेत्र में मकान बनाते हैं। क्या करा जी, डीलर ने कटवाए, गरीब आदमी इसलिए ले लिए। और रजिस्ट्री वगैरह भी हुई है? सब कुछ है जी, रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री का था यहाँ पे, जो पक्की रजिस्ट्री है सबकी। शायद जब यहाँ प्लॉटिंग हो रही थी तब किसी ने बताया थोड़े ना यहाँ इंडन क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है। हाँ। अब तो पक्की रजिस्ट्री है हमारे पास मकानों की, नोएडा अथॉरिटी की हुई। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर हैं। मंगलवार देर रात यूसुफपुर चक शाहबेरी गांव से 100 साल की महिला समेत 3 लोगों को बचाया गया, जो बाढ़ की वजह से अपने घर में फंस गए थे। किसी की मजबूरी रही होगी, किसी का लालच रहा होगा, तभी नदी के इलाके में प्लॉट कट गए, मकान बन गए और लोग आकर रहने लग गए। अब जब नदी में बाढ़ आई है तो सवाल उठ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो सभी हैं, जिन्होंने मकान बनाए वो भी, जिन्होंने मकान बनवाए वो भी, लेकिन भुगत सिर्फ वही रहे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो जब मैदानी इलाकों की ये स्थिति, तो आप पहाड़ी इलाकों का अंदाजा लगा सकते हैं। और खासकर अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो बारिश और बाढ़ ने वहां पर कहर ढा रखा है। इस बार की बाढ़ और बारिश में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई छोटे बड़े पुल टूट गए हैं और कई जगहों पर सड़कें कट गई हैं। भारी बारिश के बाद राज्य के सभी नदी नालों में पानी बढ़ा हुआ है और उसका असर यह है कि हिमाचल के बांधों पर पानी का दबाव अब बढ़ गया है। 2 बड़े बांध, भाखड़ा नांगल बांध और पौंग बांध जो है वो लबालब भरने की ओर है और कुछ फीट पानी बढ़ने पर वो पूरी क्षमता से भर चुके होंगे। ये जानकारी हमें खुद हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने दी है। उधर कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में पार्वती नदी पर बने मलाणा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के बांध पर संकट बना हुआ है। मलाणा बांध के जो रेडियल गेट हैं वो पानी में आई गाद की वजह से जाम हो गए हैं और बीते 48 घंटों में भी उन्हें खोला नहीं जा सका। पानी बांध से ओवरफ्लो हो रहा है और ज्यादा चिंता यह है कि मलाणा बांध के बाएं सिरे पर कटाव हुए कई घंटे गुजर चुके हैं जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी तक स्थिति काबू में है और उसे देखते हुए वहां एनडीआरएफ की टीम किसी भी हालात से निपटने के लिए वहां पर पहुंच चुकी है। कुल्लू जिला प्रशासन ने खतरा देखते हुए निचले रिहायशी इलाकों को अलर्ट जारी किया है। और फिलहाल न्यूज़ एट 8 में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कहां पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की है फायरिंग। बिहार के कटिहार में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बड़ी संख्या में जमा होकर आज प्रदर्शन किया। बारसोई प्रखंड के दफ्तर के आगे प्रदर्शन कर रहे लोग, बताया ये जा रहा है कि एक वक्त के बाद उग्र हो गए और उनके उग्र होने के बाद वहां पर जो पुलिस बल तैनात था उन्होंने उनकी घेराबंदी को तोड़कर वो कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। और इन आक्रोशित लोगों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पहले पुलिस ने हवाई फायरिंग की और बाद में भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन पुलिस की गई फायरिंग में 3 लोगों को गोली लग गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई है। और उसके बाद अब बिहार पुलिस पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और विपक्ष जो है इन परिवारों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। तो एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हुई है और 2 और लोगों को गोली लगी है। उधर मणिपुर के सीमावर्ती जिले मोरेह में बड़े पैमाने पर हिंसा की खबर आ रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यहां संदिग्ध उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई है। पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संदिग्ध उग्रवादियों के निशाने पर सुरक्षा बलों के कैंप थे। यहां पर आगजनी और गोलीबारी भी की गई है और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को अब तैनात यहां पर कर दिया गया है।
हुआ है।